अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने आज बात करनी है कनाडा वीज़ा पे। दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा और इस प्रोसीजर के बाद आपको किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट, किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जो लोग आते हैं किसी भी कंसल्टेंट के ऑफिस में आके उनके माइंड में होता है कि इसने अपनी फ़ीस लेने के चक्कर में वीज़ा अप्लाई करवा देना, मैं इससे ऐसे सवाल पूछूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके माइंड में ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे भाइयों से गुजारिश ये है कि ये वीडियो आपके लिए, आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको किसी बंदे के पास, किसी एजेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और जो फीसें लगनी है आपके खुद पे करो। मेन चीज़ क्या होती है, जब कोई भी बंदा किसी के पास जाता है और कहता है कि जी अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हमारे पैसे जो गए हुए वो वापस मिलेंगे, तो ये उन्हीं का रिप्लाई है कि आप खुद अप्लाई करोगे, खुद ही आपने फीसें पे करनी, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने IRCC, गूगल पे आपने लिखना IRCC। IRCC पोर्टल है कनाडा का, जहां से आप वीज़ा अप्लाई करते हो कनाडा के लिए। पहले इनका GC की भी था, GC की ओल्ड वर्जन, उसके बाद IRCC जब आया तो IRCC पे जैसे स्विच हुआ तो इन्होंने बहुत सारे वीज़ाज दिए थे। क्योंकि जब भी कोई नया पोर्टल लॉन्च होता है, आता है, जो पुराना पोर्टल होता है वहाँ से पब्लिक को हटा के जब नए पोर्टल पे ये स्विच करते हैं तो उस वक्त बड़े लोगों को वीज़ा मिलते भी। तो इसी तरह IRCC से बड़े लोगों को वीज़ा मिले। अब आप जो भी वीज़ा अप्लाई करते हो IRCC के थ्रू करते हो। आपने वो जब ओपन करना है उसके बाद आपने वहाँ पे सबसे पहले जी लॉगिन करना है। लॉगिन कर लिया, एक जीमेल बना लो, लॉगिन को उस जीमेल के साथ अटैच कर देना है आपने। उसके बाद आपने जी फॉर्म शुरू कर देना है। फॉर्म में बेसिक किस्म की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? एजुकेशनल डिटेल, वर्क डिटेल। अभी बात पूरी होती भी नहीं, मेरे सामने भी कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं अभी कंसल्टेंट की बात पूरी नहीं हो रही, तो बीच में कहते हैं कि जी हमारी एजुकेशन नहीं है। बात पूरी होने दिया, फिर जैसे कि अभी भी मैंने भी बात पूरी नहीं की, बहुत सारे लोगों के मानो यार मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या करूंगा। एजुकेशनल डिटेल, वर्क डिटेल, फैमिली डिटेल। एजुकेशन किसी बंदे की है तो वो अपनी एजुकेशन को वहाँ पे मेंशन करेगा कि मैं किस स्कूल, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और ये मैंने एजुकेशन की हुई है। नहीं तो आप स्किप कर दो कि नो एजुकेशन, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी तरह वर्क डिटेल आती है। वर्क डिटेल क्या जी? अभी कुछ कहेंगे यार मैं तो काम ही कोई नहीं करता, मैं वेला हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ना कमा ना खट्टू हूँ, मैं क्या करूँगा। तो भाई आपके लिए भी नो, वहाँ पे आप कर दो कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ या कुछ भी नहीं। और जिन बंदों ने जो काम किया हुआ लास्ट 5-10 ईयर्स में जितना भी, वो वहाँ पे आप मेंशन कर दें। उसके बाद आपने अपनी फैमिली डिटेल्स पुट करनी होती हैं। फैमिली डिटेल्स में आपकी पेरेंट्स डिटेल। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स इंतकाल हो चुका होगा, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पे उनकी मेंशन कर दें, नेम मेंशन कर दें, और जब वो डेथ हुई उनकी वो मेंशन कर दें। उसके बाद आती है आपकी फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल्स में आपके वाइफ, आपके बच्चे, उनकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने पुट करनी होती हैं। उसके बाद अच्छा इसी तरह फॉर्म चलता जाएगा, जो करंट आपके वर्क है। उसके बाद आपका होम एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हो, क्या आप किस जगह पे रहते हो, वो आपने एड्रेस पूरा मेंशन कर देना। और उसके बाद आता है लास्ट पे अपलोडिंग। अपलोडिंग में आप अपने पासपोर्ट अटैच करते हो, पासपोर्ट अपलोड करते हो। अगर आउट ऑफ कंट्री रह रहे हो, लाइक UAE में, सऊदीया में, कतर में, कहीं पे भी रह रहे हो, तो वहाँ पे जो अकामा होता है या फिर एमरेट्स ID, कोई भी ID है वो आपने अपलोड करना होता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का जो ID कार्ड होता है वो आप अपलोड कर देते हो। उसके बाद आप ऑप्शन आती है जी फाइनेंशियल प्रूफ्स की। इसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड करते हो। बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है, सैलरी स्लिप्स या फाइनेंशियली तौर पर जो भी चीज़ आप समझते हो कि मेरे पास है, वो अटैच करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या जी, नीचे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अगर है वो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद NOC जो कंपनी की तरफ से मिलता है, या फिर जो बंदा बिजनेसमैन है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक उसका CR हो गया या फिर उसका कंपनी का ट्रेड लाइसेंस हो गया, कोई भी इस तरह की चीज़ होगी वो वहाँ पे अपलोड होगी।
और आपने जो कवरिंग लेटर वगैरह अगर आप समझते हो कि यार मैं लिखना चाहता हूँ, हालांकि ज़रूरत ही नहीं होती, वो आपने वहाँ पे अपलोड करना है। क्योंकि सम टाइम कुछ केसेस लटक जाते हैं, लेट आता है रिप्लाई, जिनमें होता ये है कि आपने प्लान दिया हुआ था 2 महीने बाद का, केस आपका अप्रूव्ड हुआ 6 महीने बाद या साल बाद जाके। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, आपने जो ट्रैवलिंग डेट्स दी थी वो तो गुजर गई थी। तो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वो कभी भी इस बेस पे आपको वीज़ा नहीं देता जो आपने ट्रैवलिंग डेट्स बताई होती हैं। उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसमें वो आपको जाके चेक करते हैं। अब कौन कौन एलिजिबल है? हर वो बंदा जिसके पास पासपोर्ट आईडी है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। मुझे ये दिखा दें पूरे पोर्टल का, मैंने वैसे आपको बता दिया। कहीं पे लिखा हो कि जी मुझे पहले बैंक स्टेटमेंट, एनओसी, ट्रैवल हिस्ट्रियाँ ला के दो, बहुत अच्छे किस्म के सर्कमस्टांस लेकर आओ पहले, फिर ही अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी नहीं है, आप हर बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अब रही बात पिक्चर की, पिक्चर कनाडा वीज़ा पे लगती ही नहीं है। आप अपलोड करना चाहो वैसे ही अपलोड कर दो, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं होती है, कनाडा वीज़ा की कोई पिक्चर नहीं लगती है। आपने क्या करना है, ये फॉर्म फिल करना है, लास्ट पे पेमेंट होती है 185 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं, वो पे करने होते हैं। वो पे करने के बाद वेट करना होता है आपने एक आधे दिन में। फिर आपको एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल आती है, उसमें आपके 1-2 पेपर्स होते हैं, उस पर आप जाके अपॉइंटमेंट लेते हो। अपॉइंटमेंट किस चीज़ की होती है? फिंगरप्रिंट्स की। फिंगरप्रिंट्स देते हो आप जाके VFS में, पाकिस्तान में से कोई देख रहा हो तो जारी फेडेक्स आई थिंक सो होगा, वहाँ से जाके वो फिंगरप्रिंट्स देगा। और फिर आपने करना होता है वेट। वेट कितनी देर करना होता है? 1 महीना। अच्छा, कुछ लोग आगे कहते हैं जी 19 दिन लिखे हैं वेबसाइट के ऊपर। तो भाई हमने तो नहीं लिखे, अम्बेसी ने लिखे हैं। अम्बेसी ने तो पहले 3-3 साल भी लिखा हुआ था, और जिनके केस जल्दी आ जाते थे उनके बारे में क्या कहें। तो ये जितने भी डेज लिखे हुए, कुछ लोगों का टाइम लेती है अम्बेसी। टाइम ले लिया तो उसमें वेट ही कर सकते हो आप। वेट करने के बाद अप्रूवल अगर आ जाती है, हाँ या ना का आता जवाब, ना होगी तो केस उधर ही क्लोज। हाँ हो गई, आपने दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी है, एम्बेसी में जाकर पासपोर्ट अपना सबमिट करना है, और विद इन अ वीक आपका स्टिकर लग के आ जाएगा। और तीसरी सिचुएशन कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ना आने की सूरत में आप अगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब सबमिट करवा दिया पासपोर्ट, तो वीज़ा कितनी देर का लगेगा? वीज़ा आपको जो लग के आएगा वो दोस्तों डिपेंड्स ऑन पासपोर्ट वैलिडिटी। सम टाइम अगर मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हम नया पासपोर्ट 10 साल का बनवा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ जो करंट पासपोर्ट है उसका क्या करना है, हम उसको ज़ाया कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भाई जब मुझे पता ना आप किस लिए काम करने लगे, तो एम्बेसी वीज़ा इशू करने वाली का उसको नहीं पता आप किस पर्पज़ के लिए नया पासपोर्ट बनवाया। तो मैं कहता हूँ जो पासपोर्ट करंट है उसी में अप्लाई किया करो। अब वीज़ा हो गया अप्लाई, ज़रूरी नहीं होता आपको कि जितने देर का पासपोर्ट है उतना ही वीज़ा मिले। कुछ मेरे क्लाइंट्स, उनको कम भी वीज़ा इशू हुआ। वो क्यों कम वीज़ा इशू हुआ? कि आपने कभी ज़िंदगी में पहले वीज़ा अप्लाई किया होता है, फिंगरप्रिंट्स दिए होते हैं, और जिस दिन आपने फिंगरप्रिंट्स दिए होते हैं उस दिन से 10 साल का टाइम शुरू हो रहा था। इन 10 साल में अगर आपने 5 साल बाद गुजरने के बाद पासपोर्ट रिन्यू करवाया, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, आपने पासपोर्ट सबमिट करवाया, पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल थी, लेकिन आपने पिछले 5 साल पहले, पासपोर्ट बनने से पहले फिंगरप्रिंट्स दिए हुए थे, करंट पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो आपको वीज़ा लग के आएगा वो 5 साल का लग के आएगा, इवन के आपका 10 साल का पासपोर्ट था। तो अगर अभी किसी ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया हुआ और नया पासपोर्ट है 10 साल का, तो वीज़ा अगर अप्रूव्ड होता है तो उसको 10 साल का वीज़ा मिलेगा, पासपोर्ट की वैलिडिटी के ऊपर मिलेगा। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो लोगों को नहीं पता। तो गाइस होपफुली कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर देना, तो मैं फ्री होके उस पर कोई वीडियो बना दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।